भारत की राजधानी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं साउथ एशिया के मामलों में। संजीव जी, आपका स्वागत। नेपाल की क्रांति ने जिस तरह हम सबको हैरान किया, वो आपके लिए भी एक बड़ा कंसर्न का सब्जेक्ट रहा होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पहले अफगानिस्तान, फिर श्रीलंका, उसके पहले म्यांमार, फिर बांग्लादेश, अब श्रीलंका, स्क्रिप्ट एक जैसी है सर, क्या हमें सावधानी की जरूरत है? हाँ, जरूर हम इसके ऊपर एक नजर बनाए हुए हैं, लेकिन विदेशी भारत एक बेहद परिपक्व लोकतंत्र है और हालांकि हमें हमारे अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर भी 1975 में ऐसी स्थितियां बनी थी, लेकिन हमने उन सारी स्थितियों का जो मुकाबला है बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ, गंभीरता के साथ किया और उस कठिन दौर से हम निकल कर आ चुके हैं। और भारत के अंदर मैं ऐसी संभावना नहीं देखता कि इस तरीके का कोई बड़ा अराजक माहौल बनेगा, लेकिन पड़ोसी राष्ट्रों में इस तरीके की घटनाएं होना ये भारत के लिए निसंदेह चिंता का विषय है। और जैसा कि आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में बहुत इंसाइटफुली ब्रिजेश जी बताया कि नेपाल के साथ भारत का जो रिश्ता है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, सिर्फ आर्थिक नहीं है, सिर्फ सामरिक नहीं है, बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ता है। ये रोटी बेटी का रिश्ता है। और ऐसे पड़ोसी राष्ट्र के अंदर अगर इस तरीके की अराजक स्थितियां पैदा होती हैं तो ये भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और हम सब आज लगातार दिन भर और इन घटनाओं को बहुत, मैं जानना चाहता हूं कि नई दिल्ली की क्या पोजीशनिंग है नेपाल में हुई इस क्रांति पर? देखिए, अभी नई दिल्ली का, जैसे कि मैंने कहा कि भारत की सरकार का जो की पैनी नजर इस पे है। और जैसा कि बांग्लादेश के घटनाक्रम जब हुए थे, म्यांमार के घटनाक्रम हुए थे, श्रीलंका की घटनाएं हुई थी, सभी में भारत ने बहुत ही एक संयमित रुख अख्तियार करते हुए, एक सलाहकारी रुख अख्तियार करते हुए ऐसे सरकारों की मदद। सर, ये संयोग है या प्रयोग? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को सर विद इन आवर भागना पड़ा, श्रीलंका के राष्ट्रपति को विद इन आवर भागना पड़ा, शेख हसीना बांग्लादेश प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, उसी तरह ओली को भी भागना पड़ा। सर, इसमें जो प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा और अटैक या जो क्रांति है सर, ये विद इन आवर हो रही सर, 8 से 10 घंटे के भीतर। सोचने का भी मौका नहीं मिल रहा सर। ये सिमिलैरिटी नहीं हो सकती सर। या तो ये संयोग है जैसा मैंने कहा, और या तो फिर कोई प्रयोग हो रहा है सर। नहीं, मैं ये मानता हूं कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो कोई संयोग नहीं है। उसके पीछे गहरी साजिश स्पष्ट रूप से है, बड़ी शक्तियां हैं। और ब्रिजेश जी, आप स्वयं जानते हैं इस बात को कि इस तरीके की जो बड़े आंदोलन होते हैं, बड़े प्रदर्शन होते हैं, वो कोई साधारण तरीके से नहीं हो जाते। उसके पीछे अनेक एलिमेंट शामिल होते हैं, अनेक शक्तियां शामिल होती हैं। उनके धन और बल के जो सारी ताकतें उनकी होती हैं, वो सब उसमें लगाई जाती हैं। पर्दे के पीछे से खेल खेले जाते हैं, ये हम जानते हैं। बांग्लादेश में जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के डीप स्टेट रहा हो या अमेरिका का डीप स्टेट था, वहां इन्वॉल्व था। उसी तरीके से ये जो नेपाल की घटनाएं हैं, इसमें भी डीप स्टेट एलिमेंट्स की संलिप्तता हो सकती है। आप श्रीलंका को देख लो सर, एक टाइम बैंकरप्ट था, नाउ गवर्नमेंट बदलते ही वो राष्ट्रपति लौट भी आता है, चीजें नॉर्मल भी हो जाती हैं और सब कुछ सही चलने लगता है। मतलब कोई चेंज नहीं हुआ वहां पे ज्यादा बड़ा, बट चीजें नॉर्मल हो गई। हाँ, ब्रिजेश जी, मैं डीप स्टेट की चर्चा करने के बाद मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि जो नेपाल के जो लोकतंत्र के जो नेता हैं, ये उनकी बहुत बड़ी विफलता है। 2008 के बाद से, राजतंत्र की समाप्ति के बाद से, जब नेपाल की जनता ने जो एक लोकतंत्र का प्रयोग किया था और बड़ी जिम्मेदारियां, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या अन्य लोकतंत्र के जो दल हैं, सभी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। वो अपनी जिम्मेदारियों का उन्होंने ठीक तरीके से निर्वहन नहीं किया। आई कंप्लीटली डू एग्री विद यू सर। 17 साल 15 सरकारें जी। और केपी शर्मा ओली ने ये जो ब्लैंकेट बैन लगाने का निर्णय किया, इसको मैं कहूंगा विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बहुत शुक्रिया सर। और ये जो प्लीज कंटिन्यू विद सर। संजीव जी, मैं